हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने बात करी थी कि कैसे एक सेमिनार के दौरान डीआरडीओ चीफ, डिफेंस सेक्रेटरी और एयरफोर्स चीफ द्वारा प्रैग्मेटिक वे में इश्यूज को देखा गया और उन्होंने जेट इंजन्स की बात करी, आर&डी की बात करी, प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स की बात करी और जो इश्यूज पॉइंट आउट किए गए उनको देखकर ऐसा लगा कि इस बार सही डायरेक्शन में हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं और हम किसी एक को यहाँ पर ब्लेम नहीं कर रहे हैं। सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, तभी जाकर हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है, प्रोक्योरमेंट है, वो स्मूथ हो पाएगा। तो ये एक डिसेंट अप्रोच है, यहाँ पर किसी को ब्लेम नहीं किया जा रहा है और एक्चुअल में प्रॉब्लम को सॉर्ट करने की कोशिश करी जा रही है। पर अगर आप ऑनलाइन एक्सपर्ट्स को देखेंगे तो वहाँ पर आपको दो लाइन दिखाई देंगी जो कि बटी हुई हैं। आपको ग्रे एरिया दिखाई नहीं देगा, आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं दिखाई देंगे। एक जो है वो पीएसयूज के अगेंस्ट में कुछ नहीं सुन सकते, दूसरे जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट में कुछ नहीं सुन सकते। एक अगर इंपोर्ट की बात करता है तो उसे बोइंग जैसी फॉरेन कंपनीज पैसा खिला रही हैं, दूसरा अगर पीएसयू की तारीफ करता है तो वहाँ पर डीआरडीओ या फिर एचएएल का पैसा आ रहा है। खैर, हम आपको इस पार या उस पार नहीं घसीटने वाले हैं, हम यहाँ पर प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं जैसे कि उस सेमिनार के दौरान डिस्कस करी गई थी। प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक जगह पर नहीं है, खाली पीएसयूज में प्रॉब्लम्स है ऐसा नहीं है, खाली आर्म्ड फोर्सेस में प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है, खाली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या बाबू लोगों में प्रॉब्लम है ऐसा भी नहीं है। तो परेशानी यहाँ पर हर जगह है और इसका खामियाजा जो पे करता है वो टैक्स पेयर है, क्योंकि आपके पैसे को ही इन बड़े प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से बर्बाद किया जा रहा है, चाहे ये इंपोर्ट के तौर पर हो चाहे ये डोमेस्टिक प्रोजेक्ट के तौर पर हो। तो हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलनी है। तो इस मुद्दे को हम तेजस के एग्जाम्पल से लेकर समझेंगे। तो आईएएफ चीफ ने एचएएल तेजस की बात करी। उन्होंने बताया कि 2009-2010 में हमने जो 40 तेजस ऑर्डर किए थे वो आज तक हमें पूरे नहीं मिल पाए हैं। तो इस चीज़ को लेकर कुछ लोग डायरेक्टली एचएएल को ब्लेम कर रहे हैं, जो कि गलत है। इस चीज़ को हमने ट्विटर पर भी डिफेंड किया था, जहाँ पर हमने बताया था कि एचएएल की प्रूवन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। इन्होंने 300 के अप्रॉक्स एएलएच जो है ये आर्म फोर्सेस को डिलीवर किए हैं। वहीं पर 270 के अप्रॉक्स Su-30 MKS इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, जिनमें से मैक्सिमम एचएएल ने ही 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर के प्रोडक्शन रेट के हिसाब से बनाए हैं। बाकी अगर MiG-21 की डिलीवरीज की बात करेंगे तो वो एक अलग स्टोरी है। तो एचएएल ने अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी प्रूव करी है, प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है। तेजस मार्क 1 के केस में क्योंकि हमारा पहला एफर्ट था, इसके साथ इकोसिस्टम डेवलप हो रहा था, साथ ही साथ कुछ गलतियाँ यहाँ पर एयरफोर्स की साइड से भी थी, गवर्नमेंट की साइड से भी थी, फंडिंग के इश्यूज़ थे, ऑर्डर के इश्यूज़ थे और जो प्रोग्राम है इसमें अनसर्टेनिटी थी, इसलिए यहाँ पर डिलेज मैक्सिमम हुई। तो पूरा ब्लेम एचएएल पर डालना सही नहीं है। लेकिन क्या एचएएल की कोई गलती नहीं है? ये भी गलत होगा। एचएएल की साइड से भी इनएफिशिएंसी शोकेस करी गई है। तेजस मार्क 1 प्रोजेक्ट की अगर हम बात कर लें तो एचएएल चीफ ने कई बार ये चीज़ कही कि मार्च 2025 से तेजस मार्क 1A की डिलीवरी स्टार्ट होंगी। अब यहाँ पर इंजन डिले जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक की साइड से आया, जिसकी वजह से इस पूरे प्रोजेक्ट में डिले हुई ऐसा कहा जा रहा है। तो ये चीज़ बिल्कुल समझी जा सकती थी कि इंजन डिले की वजह से जो 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से तेजस मार्क 1 प्रोड्यूस करने थे वो एचएएल द्वारा प्रोड्यूस नहीं किए जा सके और इसलिए इंडियन एयरफोर्स को नहीं मिले। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से मार्च 2025 में पहले 1 या 2 तेजस मार्क 1A एचएएल इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करेगा और ये तेजस आपके कैटेगरी बी इंजन्स के साथ ही होंगे जिनके साथ ये एयरक्राफ्ट मार्च 2024 में फ्लाई किया था। तो अगर सेम इंजन के साथ ही आप एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर रहे हैं 1 साल बाद, तो यहाँ पर डिले किसकी वजह से है? आप 16 एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाए वो इशू है ही नहीं। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से अभी क्रूशल टेस्टिंग बाकी है बीवीआर मिसाइल अस्त्र को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट को लेकर और सबसे इम्पोर्टेंट रेडार को लेकर। तो वो इतना समय तक क्यों पेंडिंग हुई है, ये सवाल उठता है और यहाँ पर आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को क्वेश्चन किया जाएगा। और उस पर अगर आप ऑफेंड हो रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन कई लोग हो रहे हैं, वो सीधे आपको इंपोर्ट लॉबी का पार्ट बता देते हैं। अगर आप पीएसयू को क्वेश्चन कर दें तो आप हो सकते हैं फैक्ट्स चेंज नहीं होंगे। तो गलत को आपको गलत कहना पड़ेगा। जिस केस में आर्म्ड फोर्सेस गलत हैं वो गलत हैं, जिस केस में पीएसयूज गलत हैं वो गलत हैं। एक दूसरे पर ब्लेम करके चीज़ें सॉर्ट नहीं होती हैं, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। अब दूसरा मुद्दा आता है एमआरएफए का। तो एमआरएफए के अंतर्गत एयरफोर्स कमिटेड है कि उन्हें 114 एयरक्राफ्ट चाहिए, जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट है तेजस मार्क 2 और AMCA से। तो कई लोग गलती करते हैं एमआरएफए कंपटीशन को तेजस मार्क 2 से एसोसिएट करके,
कहा यह जाता है कि MRFA की वजह से तेजस मार्क 2 का जो फ्यूचर है वो खतरे में है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ हम कई बार प्रूव कर चुके हैं कि अगर 114 MRFA एयरक्राफ्ट ले भी लिए जाते हैं तब भी इंडियन एयरफोर्स की इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है कि तेजस मार्क 2 ईजिली 200 के ऊपर भी लिए जा सकते हैं और AMCA भी अप्रॉक्सीमेटली उतने लिए जा सकते हैं। पर ये चीज़ भी हम कहेंगे कि अगर MRFA के अंतर्गत हम और ज़्यादा डिले करते हैं तो इस प्रोजेक्ट का कोई मतलब रह नहीं जाता है, क्योंकि MRFA को हम एज अ स्टॉप गैप देख रहे हैं जो कि हमारी गिरती हुई स्क्वाड्रन रिक्वायरमेंट को थाम के रखेगा। तो अगर आप वहाँ पर डिले कर रहे हैं और तेजस मार्क 2 के पैरेलल में ही इनको प्रिक्योर कर रहे हैं तो कोई मतलब रह नहीं जाता है। लेकिन अगर आप MRFA को अलग से प्रिक्योर कर रहे हैं और ये इंश्योर कर पाते हैं कि ये एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 की डिलीवरी से पहले डिलीवर हो जाए तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब यहाँ पर अगर हम इंडियन एयरफोर्स की साइड भी देखें तो तेजस मार्क 2 का जो प्रोजेक्ट है वो फिलहाल काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक टाइमलाइन पर देखा जा रहा है। तेजस मार्क 2 के लिए कहा जाता है कि जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2026 या फिर 2027 में हो जाएगी और जो प्रोडक्शन है वो 2030 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 से 4 साल में फर्स्ट फ्लाइट के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट करना एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है, स्पेशली एक ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट के लिए। इवन रफाल और ग्रिपिन जैसे प्लेटफॉर्म की टेस्टिंग में भी ऑलमोस्ट 1 डेकेड का समय ब्रिटेन और फ्रांस को लगा है, जबकि उनके पास पास्ट में इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, साथ में पूरा इकोसिस्टम उनके पास अवेलेबल था सपोर्ट के साथ। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में एक प्लस पॉइंट ये ऐड हो सकता है कि ये एक एक्सटेंशन है तेजस मार्क 1 प्रोग्राम का, तो इसलिए यहाँ पर कई चीज़ें प्रूवन होंगी पर कई चीज़ें नई भी आएंगी, तो यहाँ पर समय लग सकता है और इंडियन एयरफोर्स को एज अ स्टॉप गैप प्लेटफॉर्म देखकर चलना चाहिए, ताकि अगर ज़्यादा समय भी तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में लगता है तो एयरफोर्स उस पर कमिटेड रहे। तो ये चीज़ हमने पहले भी कही कि अगर आप दशकों से दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर रहे हैं तो एक दिन में वो चीज़ चेंज नहीं होगी। अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आप स्क्वाड्रन शॉर्टेज को झेलेंगे जो आज एयरफोर्स झेल रही है। इंपोर्ट्स हमें रोकने हैं पर कैपेबिलिटी के कॉस्ट पर नहीं। तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो समय लगाएगा और ये पैरेलल में चलते रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंपोर्ट सपोर्ट कर रहा है या कोई डोमेस्टिक प्रोडक्शन सपोर्ट कर रहा है। हम लॉजिक को सपोर्ट कर रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर गलती हर डायरेक्शन में है, जैसा कि इस डिस्कशन में बताया गया, और सब जगह सुधार करने की ज़रूरत है। बाकी जैसा कि हमने बताया, जेट इंजन को लेकर कोलैबोरेशन की रिक्वायरमेंट है और वो बिना पैसा स्पेंड किए नहीं हो सकता। तो पार्टनरशिप के लिए आपको एडिशनल पैसा यहाँ पर डालना पड़ेगा और MRFA प्रोग्राम के साथ अगर इस चीज़ को एसोसिएट कर लिया जाए तो हो सकता है हमें ज़्यादा आसानी पड़े इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। और इसीलिए कल भी हमने ये चीज़ कही थी कि अगर हम रफाल को प्रिक्योर करते हैं तो साफरान के साथ मिलकर 110 किलोन्यूटन क्लास के जेट इंजन को डेवलप करने पर काम कर सकते हैं। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।